ये यूपी पीसीएस जीएस पेपर 1 का जो सोसाइटी का पोर्शन है उसका तीसरा लेक्चर है। इसमें हम धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म को देखते हैं। भारत विविधता से युक्त देश है। इसमें बहुत से धार्मिक समुदाय समूह निवास करते हैं। राज्य के हस्तक्षेप के बिना एक धार्मिक समूह दूसरे धार्मिक समूह पर आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास करता है, जिससे तनाव संघर्ष पनपते। सीधी सी बात है, भारत में अगर राज्य का हस्तक्षेप नहीं होगा, राज्य कंट्रोल नहीं करेगा धर्म को, तो जो एक धार्मिक समूह है उसमें, जैसा कि भारत में सांप्रदायिकता शुरू से पनपती रही है, तो एक दूसरे पे वो आधिपत्य जमाने का प्रयास करते, धार्मिक तनाव बढ़ते, धार्मिक संघर्ष बढ़ते, हिंसाएं बढ़ती। अर्थात भारत की सामाजिक संरचना ऐसी है कि राज्य धर्म से दूरी बनाकर नहीं रह सकता है। राज्य को सभी धार्मिक समुदायों पर नियंत्रण स्थापित करना ही होगा। धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। राज्य धर्म के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं करेगा। अब भारत की धर्मनिरपेक्षता ये है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है और राज्य जो है वो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा और किसी को से कोई भेदभाव नहीं करेगा धर्म के आधार पर। राज्य किसी के धर्म का विरोध नहीं करेगा, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मानने की छूट देता है। धर्म व्यक्ति का नितांत निजी मामला है। धार्मिक टकराव, संघर्ष या सुधार की स्थिति में ही राज्य अपना हस्तक्षेप करेगा। 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। पंथ निरपेक्षता का अर्थ है कि भारत सरकार धर्म के मामले में तटस्थ रहेगी। उसका अपना कोई धर्म नहीं होगा। देश के सभी नागरिकों को अपनी इच्छा के अनुसार धार्मिक उपासना का अधिकार होगा। धर्म के आधार पर भेदभाव न कर राज्य सभी नागरिकों से समान व्यवहार करेगा। नेहरू ने कहा था, राज्य द्वारा सभी धर्मों को समान संरक्षण रहेगा। अब राज्य ने अब तक सुधार क्या क्या किए हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में अस्पृश्यता का उन्मूलन हो गया, बाल विवाह उन्मूलन हो गया और अंतर्जातीय विवाह पर हिंदू धर्म के लगाए जो निषेध थे उनको खत्म किया गया। 3 तलाक को समाप्त किया भारत सरकार ने। सबरीमाला मंदिर प्रवेश को महिलाओं को खोल दिया गया। भारत में सर्वधर्म समभाव पर बल। अर्थ, धर्मों का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ठीक है, सर्वधर्म समभाव का जो अर्थ है, भारत में सभी धर्मों का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, मतलब शांति से रहेंगे और एक साथ रहेंगे। भारतीय धर्मनिरपेक्षता सर्वधर्म समभाव पर बल देती है, जहाँ सभी धर्मों का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व हो और सहिष्णुता बनी रहे। तो ये है। अभी हमने धर्मनिरपेक्षता के बारे में भारत का जिसमें देखा कि भारत का कोई धर्म नहीं है। भारत धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा किसी से, सबके साथ समान व्यवहार करेगा, सुधार कर सकता है और जो धर्म है वो व्यक्ति का निजी मामला है उसमें, और धार्मिक संघर्ष, टकराव, हिंसा या सुधार की स्थिति में ही राज्य का हस्तक्षेप रहेगा। भारत की सामाजिक संरचना ऐसी है कि भारत धर्म से बिल्कुल अनभिज्ञ नहीं रह सकता है। अगला टॉपिक, सांप्रदायिकता। किसी समुदाय का, इसमें सांप्रदायिकता का अर्थ है किसी समुदाय का अपनी धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं और रीति रिवाजों का दूसरे की अपेक्षा उच्च मानना ही सांप्रदायिकता कहलाता है, जो अक्सर विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच संघर्ष और हिंसा का कारण बनता है। मतलब अपने धार्मिक समूह, किसी व्यक्ति का अपना धर्म समूह है, धर्म है, उसको उच्च मानना, उसकी मान्यताएं, उसके विश्वास, उसकी जो परिस्थितियां हैं, इन सबको उच्च मानना और दूसरे को हीन मानना या फिर दूसरे को तुच्छ मानना, और इसका जो एक कट्टरपन है, उग्र रूप है, वो सांप्रदायिकता है, जिसके कारण क्या होता है कि संघर्ष और हिंसा का कारण बन जाता है। ये सांप्रदायिकता एक राजनीतिक विचारधारा है। इसमें धार्मिक पहचान को आधार बनाया जाता है और अपने धार्मिक विचारों, मान्यताओं और परंपराओं को सर्वोच्च तथा
दूसरे को हीन तुच्छ माना जाता है। इस कारण यह आक्रामक रवैया धारण कर लेती है, जिससे तनाव व हिंसा जन्म लेती है। भारत समाज में धार्मिक आधार पर बंटवारा हो जाता है। भारत में सांप्रदायिकता कैसे विकसित हुई? प्राचीन भारत में धार्मिक सहिष्णुता, शांति के तत्व देखने को मिलते हैं। धर्म मध्यकाल में भी बहुत कम ही सांप्रदायिक उदाहरण देखने को मिलते हैं। मतलब प्राचीन काल में भी नहीं और मध्यकाल में भी सांप्रदायिकता नहीं थी। अभी मध्यकाल में एक दो उदाहरण देखने को मिलते हैं, जैसे अकबर का इबादत खाना है, दीन इलाही है। ये इसमें धर्म को महत्व दिया गया, लेकिन ये सांप्रदायिकता नहीं कह सकते इसको। भारत में सांप्रदायिकता समय के साथ विकसित हुई, जैसे अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। अपने औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए अंग्रेजों ने समुदायों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके उनके बीच विभाजन पैदा किया, जिससे सांप्रदायिक तनाव और संघर्ष पैदा हुए। अंग्रेज अपने औपनिवेशिक हितों की पूर्ति करने के लिए भारतीयों को आपस में लड़ाना चाहते थे, जिससे क्या है, एक समूह को धर्म के आधार पर वरीयता दे दी, कुछ छूट दे दी, और जिससे क्या है, उनमें दूसरे धर्म के समूह के लोगों के प्रति कटुता, संघर्ष, हिंसा, ये सब घटनाएं हुई। 1905 का बंगाल विभाजन। 1905 के बंगाल का विभाजन करके पूर्व में मुस्लिम और पश्चिम में हिंदू पहल जो राज्य का बंटवारा किया उन्होंने, उससे उनकी दो मंशाएं थी। एक तो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना और दूसरा हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ाना। हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ने और सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास किया। 1909 का भारत शासन अधिनियम में पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया। 1932 का सांप्रदायिक पंचायत, इसमें विभिन्न दलित समूहों को उनकी जनसंख्या के आधार पर विधानसभा में सीटें आवंटित की गई। तो सांप्रदायिकता देखते हैं, प्राचीन काल में नहीं थी, मध्यकाल में एक दो उदाहरण मिलते हैं, इबादत खाना, दीन इलाही, और जो आधुनिक भारत में विकास हुआ सांप्रदायिकता का, जिसमें अंग्रेज़ों की औपनिवेशिक नीतियाँ थीं, जैसे अंग्रेज़ों की फूट डालो और विभाजन, फूट डालो और राज करो की नीति। 1905 का बंगाल विभाजन, 1909 का भारत शासन अधिनियम से जो पृथक निर्वाचक मंडल बनाया गया। 1932 का सांप्रदायिक पंचायत, जिसमें दलित समूहों को अलग किया गया, जनसंख्या के आधार पर विधानसभा में सीटें आवंटित की गई। अब वर्तमान में सांप्रदायिकता के कारण क्या क्या है? तो वर्तमान में कुछ ऐतिहासिक कारण ही रहे हैं, जैसे फूट डालो और राज करो की नीति ने भारत के विभिन्न सभा में विभाजन, तनाव पैदा किया। उसका भी इम्पैक्ट वर्तमान में देखने को मिलता है। राजनीतिक कारण है, विभाजनकारी राजनीतिक बयानबाजी, दल समर्थन जुटाने और सत्ता हासिल करने के लिए सांप्रदायिक बयानबाजी का इस्तेमाल करते हैं। धार्मिक कारण हैं, धार्मिक कट्टरवाद और चरमपंथी विचारधारा धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ सांप्रदायिक हिंसा भड़का सकते हैं। सांप्रदायिक आर्थिक कारक, गरीबी, बेरोजगारी और संसाधनों तक पहुंच की कमी, क्योंकि भारत में आय का असमान वितरण देखने को मिलता है। मीडिया की भूमिका, सांप्रदायिक विचारधारा को आकार देने, गलत सूचना और घृणास्पद भाषण फैलाने में मीडिया की भूमिका सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने में योगदान दे सकती है। तो वर्तमान में सांप्रदायिकता के क्या क्या कारण हैं? एक तो धार्मिक समूह के जो मुख्य नेता हैं, या फिर धार्मिक समूहों के जो जहाँ से बयानबाजी होती है, बड़े स्तर पर बयानबाजी होती है, वो धार्मिक कट्टरता फैला सकते हैं। वो उग्र रूप, तनावपूर्ण भाषण देते हैं, वहाँ से है। दूसरा है वोट बैंक की राजनीति करने के लिए जो कुछ नेता हैं वो सांप्रदायिक धर्म का इस्तेमाल करते हैं वोट मांगने के लिए, वहाँ से भी होता है। और तीसरा ऐतिहासिक कारण भी रहे हैं। अगला है सामाजिक आर्थिक कारण भी हैं, जैसे सांप्रदायिक तनाव से भी बढ़ता है। गरीबी, बेरोजगारी है, तो लोगों का जो समय है वो गरीबी, बेरोजगारी है तो उसी में निकल जाता है। नहीं, ऐसे नहीं। गरीबी, बेरोजगारी के कारण लोगों को धार्मिक कट्टरता के लिए उकसाया जा सकता है।
लोग फ्री रहेंगे तो ऐसी गतिविधियों में संलिप्त हो सकते हैं। भारत में आएगा और मीडिया की भूमिका है, मीडिया को चाहिए कि ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाए, और अगर कुछ मीडिया चैनल ऐसा करेंगे कि जो सांप्रदायिक तनाव है उसको और भड़काने की कोशिश करेंगे तो और ज़्यादा परेशानी होगी। भारत में सांप्रदायिकता के प्रभाव, सांप्रदायिकता बढ़ी तो उसके प्रभाव क्या, अगर सबसे ज़्यादा बड़ा तो 1947 का भारत का विभाजन हुआ। जो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक हुआ, उसमें मुस्लिमों को अपना एक अलग राज्य चाहिए था, अलग देश चाहिए था, उसके कारण भारत का विभाजन हुआ। 1947 में भारत विभाजन भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। पाकिस्तान निर्माण, सांप्रदायिक हिंसा हुई, लाखों लोग विस्थापित हुए, लोगों को अपनी संपत्ति छोड़ के सीमा पार आना पड़ा। उस समय लोगों को लूटपाट, हिंसा और अपहरण जैसी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। 5 से 10 लाख, 5 से 7 लाख करीब लोगों की हत्याएं हुई। तो ये सबसे बड़ा सांप्रदायिक, ये जो था इतिहास का सबसे बड़ा है। सिख विरोधी दंगे 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद सिख विरोधी जो हमले हुए वो भी सांप्रदायिक ही समझ सकते हैं। 1992 में, 1984 इंदिरा गांधी की हत्या, 1992 में बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ था, इसके परिणाम भारत में व्यापक सांप्रदायिक दंगे हुए। 2002 में गुजरात दंगे, असम हिंसा है, 2013 मुजफ्फरनगर दंगे, 2020 में दिल्ली दंगे। सांप्रदायिकता की विशेषता, यह रूढ़िवादिता और असहिष्णुता पर आधारित है। यह दूसरे के विचारों को स्वीकार करना या तर्क करके सुधार नहीं चाहते। सांप्रदायिकता, एक धार्मिक संप्रदाय का व्यक्ति दूसरे संप्रदायों से श्रेष्ठ मानता है, अपने को श्रेष्ठ मानता है, दूसरा कुछ नहीं है। अन्य धर्मों के प्रति वैमनस्य, कटुता और तुच्छपन का भाव आ जाता है। सांप्रदायिकता के दुष्परिणाम, राष्ट्रीय एकता और अखंडता को चुनौती मिलती है। सबसे बड़ा सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम यही होगा। और राष्ट्रीय एकता अखंडता को चुनौती मिलेगी, अपना अलग राज्य मांगेंगे, अपने लिए अलग सुविधाएं मांगेंगे। हिंसा, दंगों से देश की संपत्ति को नुकसान होता है। आपसी घृणा का वातावरण, भाईचारा खत्म, शांति भंग, और ऐसा माहौल बनेगा तो भारत में व्यापार की जो गतिविधियां हैं वो इजी बिजनेस नहीं हो पाएगा, भारत से विदेशी निवेश नहीं आएगा, विकास दर रुक जाएगी, निवेशक हतोत्साहित होते हैं, युवा पीढ़ी सांप्रदायिक गतिविधियों में लग जाती है तो जो कार्यशील जनसंख्या है वो कम हो जाएगी, बेरोजगारी, गरीबी बढ़ेगी। वर्तमान समय में तनावपूर्ण स्थितियां पैदा क्यों हो जाती हैं? वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक व सोशल मीडिया का अधिक प्रयोग होने से सांप्रदायिक घटनाएं कम समय में पूरे देश में त्वरित रूप से वायरल हो जाती हैं। इससे क्या है, कहीं पे एक घटना हुई, आधे घंटे पूरे देश में फैल गई और राष्ट्रीय प्रदर्शन पर दिखने लगती है। तो जगह जगह से प्रतिक्रियाएं आने लगती हैं, जगह जगह के जो कट्टर नेता होते हैं वो उसको अपनी बयानबाजी करने लगते हैं, लोगों को उत्साहित करने लगते हैं, तो तनावपूर्ण हो जाती हैं स्थितियाँ। सांप्रदायिकता को रोकने के उपाय क्या करने चाहिए? अल्पकालिक है, धार्मिक समूहों के मध्य समन्वय में एकजुटता बनाओ, विभिन्न धार्मिक समूहों को एक दूसरे के त्यौहार में शामिल होना चाहिए। सोशल मीडिया तुरंत गति से सांप्रदायिक घटना फैलाती है, इस पर तुरंत और प्रशासनिक कार्यवाही, निर्वाचन आयोग, मीडिया, सिविल सोसाइटी के प्रयास, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को धर्म के आधार पर वोट मांगने की घटनाएं रोकनी चाहिए। मीडिया को सांप्रदायिकता के प्रति संवेदनशील बनना चाहिए। दीर्घकालिक है, संसद में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के प्रति कठोर प्रयास और कानून बनाने चाहिए। इस प्रकार के मामलों की जांच एक निश्चित समय में पूरी हो जानी चाहिए, जिससे लोगों का सरकार और प्रशासन में विश्वास बना रहे। पुलिस को ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। आम नागरिकों को यह समझना चाहिए कि राष्ट्रहित सांप्रदायिक हित से ऊपर है, नेशन फर्स्ट है, और अपनी निष्क्रिय भूमिका निभानी चाहिए। कि इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, पुलिस, सिविल सोसाइटी और जो महत्वपूर्ण नेता हैं उनको धार्मिक कट्टरवाद जो है उसको कम करना चाहिए।
तार्किकता, नैतिकता को बढ़ावा देना चाहिए। सामाजिक सशक्तिकरण। सामाजिक सशक्तिकरण के बारे में देखते हैं। भारत में सामाजिक, शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं विभिन्न प्रकार के अवसरों से वंचित समुदायों को विकास की मुख्य धारा में लाना और उनके सभी अधिकारों में वृद्धि करना। जो विकास की मुख्य धारा में अब तक लोग छूट गए हैं, जैसे SC ST हैं, महिलाएं हैं, जनजातियां हैं, ये विकास की मुख्य धारा में लोगों के साथ इनका उतना विकास नहीं हुआ है। समाज के अविकसित लोग हैं या फिर इनका उतना विकास नहीं हुआ है जितना होना चाहिए, इसलिए इनका भी उतना ही विकास करना सामाजिक सशक्तिकरण है। उन्हें समान अधिकार एवं महत्वपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना, जिससे उन्हें स्वायत्तता और आत्मविश्वास प्राप्त हो सके। सामाजिक रूप से कमजोर समूह, अनुसूचित जाति जनजाति हैं, महिलाएं हैं, अल्पसंख्यक हैं, ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या है, वरिष्ठ नागरिक हैं, विकलांग हैं। जनजातियों की समस्याएं क्या क्या हैं? वन संबंधी मुद्दे हैं, उनके वन अधिकार हैं, क्योंकि उनकी जीविका है वो वन उपज पर ही निर्भर है, इसीलिए उन्हें उनके जो दूसरे लोग उनके वन क्षेत्र में प्रवेश न करें। उनकी वन उपज है, उनसे उन्हीं का भरण पोषण होता रहे। और दूसरा, उनके लिए जीवन की मूलभूत सुविधाएं भी प्रदान करानी है, उनका विकास भी करना, शिक्षा स्वास्थ्य भी देना है। गरीबी और शोषण है उनका, निम्न साक्षरता दर है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, बेरोजगारी है, लघु वन उपज पर ही अधिक निर्भरता है। स्वतंत्रता के पश्चात देश में एकीकरण पढ़ेंगे, उससे पहले ये देख लेते हैं कि सामाजिक सशक्तिकरण ये हमने पढ़ा अभी। और दूसरा, स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन 1965 तक। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत के सामने अनेक चुनौतियां विद्यमान थी। 15 अगस्त 1947 को जो देश आज़ाद हुआ उसमें भारत के सामने अनेक चुनौतियां थीं। उसमें सबसे बड़ी चुनौती थी देश के अंदर एकीकरण। तात्कालिक समस्या थी राष्ट्र का एकीकरण। विविधतापूर्ण राष्ट्र होने के कारण विभिन्न भाषाओं, धर्मों, संस्कृतियों को जोड़े रखना, ये तात्कालिक समस्या थी। मध्यकालिक था लोकतंत्र की स्थापना, संविधान का निर्माण। दीर्घकालिक समस्या थी राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन, तीव्र आर्थिक विकास की नीति बनाना, ऐसी विदेश नीति बनाना जिससे स्वतंत्रता की रक्षा, वैश्विक शांति बनी रहे। तो सबसे पहले तो यही था कि राष्ट्र का एकीकरण, विविधतापूर्ण राष्ट्र है हमारा तो उसको बिखरने से रोका जाए, सभी की संस्कृति, भाषा और जो धर्म है उनकी रक्षा करना, उनके जो अधिकार हैं उनको रक्षा करना, साथ ही संविधान बनाना, लोकतंत्र को बनाए रखना और ऐसी विदेश नीति बनाना जिससे एक शांति बनी रहे और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा भी हो सके। विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास, जो 15 अगस्त 1947 को दो देश भारत पाकिस्तान अस्तित्व में आए, यह विभाजन तत्कालीन ब्रिटिश भारत सरकार ने किया था। विभाजन के दुष्परिणाम, सीमा के दोनों ओर अल्पसंख्यकों को झेलना पड़ा। इन्हें अपनी संपत्ति छोड़कर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अनैच्छिक आवागमन में लोगों की हत्याएं, लूटपाट, अपहरण, महिलाओं के साथ बलात्कार आदि समस्याओं को झेलना पड़ा। रियासतों का पुनर्गठन, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना से यह स्पष्ट हो गया कि संपूर्ण भारत से ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त हो जाएगी और इसी के साथ रियासतों को यह अधिकार दिया गया कि वे भारत या पाकिस्तान किसी भी संघ में शामिल हो सकते हैं या स्वतंत्र भी रह सकती हैं। कुल रियासतें 565 थीं। इन रियासतों को भारत या पाकिस्तान किसी में भी सम्मिलित होने का निर्णय इनकी जनता के पास नहीं था। जनता का संयुक्त निर्णय नहीं, बल्कि यह उनके राजाओं को यह अधिकार दिया गया। 565 रियासतें थीं, उसमें उनका एकीकरण होना था। तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इससे एक देश का पुनः बंटवारा होने का डर था। देश की एकता और अखंडता को चुनौती थी। तो भारत और पाकिस्तान जो दो देश बने, उससे ज़्यादा अधिक बंटवारा न हो भारत देश का, उसके लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। अब निर्णय लेने का उपयुक्त अधिकार भारत की अखंडता के लिए खतरा था।
सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने यह घोषणा की कि उनकी रियासत ने स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया है। हैदराबाद के निजाम ने अगले दिन यह घोषणा कर दी। इसी प्रकार भोपाल के नवाब के साथ और भी रियासत के शासक संविधान सभा में शामिल होने के अनिच्छुक थे। रियासतों के विलय संबंधी जनमत संग्रह और सैन्य कार्रवाई। तत्कालीन अंतरिम सरकार ने भारत के विभिन्न लघु रियासतों की नकारात्मक और भारत विरोधी मंशा के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाया। तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जिन्होंने भारत के एकीकरण में स्वतंत्रता के पश्चात एकीकरण में रियासतों के विलय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने रियासतों के शासकों से देशभक्तिपूर्ण किंतु कूटनीतिक ढंग से यह अपील की कि वे रक्षा, विदेशी मामले और संचार व्यवस्था को भारत के अधीनस्थ भारत में सम्मिलित हो जाएं। संचार व्यवस्था को भारत के अधीनस्थ करके भारत में सम्मिलित हो जाए। सरदार पटेल के कूटनीतिक प्रयास से अधिकांश रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो गईं। 15 अगस्त 1947 के अंत तक 136 रियासतें भारत में सम्मिलित हो चुकी थीं, किंतु अभी भी कुछ ने स्वयं को भारत से अलग रखा। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जो तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने कूटनीति किंतु देशभक्तिपूर्ण से रियासतों के भारत के अधीनस्थ करके उनको भारत के अधीन करके और भारत में विलय के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें त्रावणकोर, हैदराबाद के निजाम और भोपाल के जो राजा थे, शासक थे, उन्होंने सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था, स्वतंत्र होने के लिए कहा था। तो अभी इनमें से जो 3 थे, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर का विलय है, इम्पोर्टेंट है। जूनागढ़ का जनमत संग्रह, हैदराबाद में सैन्य कार्रवाई और कश्मीर में का विलय पत्र पर साइन करके ये विलय हुआ। तो जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर के शासक अभी भी भारतीय संघ में शामिल होने से इनकार कर रहे थे। इन्हीं तीनों का विलय ही तत्कालीन सरकार के सामने प्रमुख समस्या थी। जूनागढ़ जनमत संग्रह। जूनागढ़ का मुस्लिम नवाब इस रियासत को पाकिस्तान में शामिल करना चाहता था, जबकि यहाँ की हिंदू जनसंख्या भारत में विलय चाहती थी। अतः यहाँ जनमत संग्रह कराने का निर्णय लिया गया। जनता ने भारत में सम्मिलित होने का भारी बहुमत से समर्थन किया और जूनागढ़ को भारत में विलय कर लिया गया। कश्मीर है। तत्कालीन शासक हिंदू राजा हरि सिंह थे। अधिकांश जनता 75% मुस्लिम थी। महाराजा हरि सिंह यहाँ की संप्रभुता बनाए रखना चाहते थे। वे भारत या पाक में विलय के पक्ष में नहीं थे। वहाँ पे एक नेता शेख अब्दुल्ला भारत में विलय चाहते थे। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के कुछ सैनिक, अभी डेट इम्पोर्टेंट नहीं है, इसकी जो टाइमलाइन है वो ऐसे है कि सबसे पहले पाकिस्तान के कुछ सैन्य जो कबीलाई थे, सैन्य अधिकारियों की अगुवाई में कबीलाई लोगों ने अनाधिकृत रूप से उत्तरी क्षेत्र में घुसपैठ करते हुए कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। उपरोक्त आक्रमण को रोकने के उद्देश्य से 24 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने तत्कालीन भारत सरकार से सैन्य सहायता मांगी। अब तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय नियमों को मानते हुए, उनका पालन करते हुए भारत सैन्य सहायता तभी भेज सकता था जब कश्मीर भारत में सम्मिलित होने पर सहमति व्यक्त करते हुए विलय दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दे। हरि सिंह की सहमति के पश्चात बीपी मेनन कश्मीर गए। अब हरि सिंह की सहमति के पश्चात हरि सिंह के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अगर साइन नहीं करेंगे तो अनाधिकृत रूप से आक्रमण करके कश्मीर पाकिस्तान में चला जाएगा। इसीलिए हरि सिंह की सहमति के पश्चात बीपी मेनन कश्मीर गए और 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने विलय दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। पूरी घटना अक्टूबर 1947 की है। हैदराबाद सैन्य कार्रवाई। हैदराबाद उस समय की सभी रियासतों में सबसे बड़ी थी। यह चारों ओर से भारतीय भूभाग से घिरी हुई थी। तत्कालीन हैदराबाद शासक निजाम विश्व के सभी धनी लोगों में से एक था। वह हैदराबाद की संप्रभुता बनाए रखने के पक्ष में था, जबकि यह यहाँ की बहुसंख्यक जनता भारत में विलय चाहती थी।
वहाँ का जो हैदराबाद का शासक था वो विश्व के सभी धनी लोगों में से एक था। वह हैदराबाद की संप्रभुता बनाए रखना चाहता था, जबकि यहाँ की बहुसंख्य जनता भारत में विलय चाहती थी। पहले निजाम ने भारत सरकार के साथ एक यथास्थिति स्टैंड स्टिल संधि पर हस्ताक्षर किए, किंतु इसके बावजूद उसकी दमनकारी नीतियाँ चलती रहीं। इसी बीच जनता ने निजाम के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। निजाम ने आंदोलन का दमन करने के लिए जनता पर आक्रमण कराया, अत्याचार किया, लूटपाट की, गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया। 1948 के अंत तक यह स्पष्ट हो गया था कि निजाम को शांतिपूर्ण तरीके से हैदराबाद के भारत संघ में विलय के लिए राजी नहीं किया जा सकता है। इसलिए अब सैन्य कार्यवाही का आदेश अनिवार्य हो चुका था। निजाम की सेना को नियंत्रित करने के लिए भारतीय सेना हैदराबाद में प्रवेश कर गई और निजाम के आत्मसमर्पण के बाद हैदराबाद का भारत में विलय हो सका। तो जूनागढ़, कश्मीर और हैदराबाद का विलय वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के कूटनीतिक और देशभक्तिपूर्ण निर्णयों की वजह से हो सका। भाषा संबंधी समस्या थी। भारत सरकार का सर्वाधिक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं से संपन्न देश है। भारत है जो है वो संसार का सर्वाधिक सांस्कृतिक व्यवस्थाओं से देश है। इसकी मुख्य विशेषता अनेकता में एकता है। भाषा संबंधी दो समस्याएं थीं। संघ की राजभाषा हिंदी और अंग्रेजी में से किसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया जाए। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। राजभाषा हिंदी को राजभाषा स्वीकार करने पर हिंदी भाषी तथा अहिंदी भाषी प्रदेशों के बीच संघर्ष की स्थिति बन गई थी। इसलिए 1950 में 14 भाषाओं को राजभाषा माना गया। 1961 में की जनगणना में 1549 भाषाएं थी, 1500 से अधिक भाषाएं। जनजातीय समस्या, जनजातीय लोगों का एकीकरण भी एक समस्या थी। जनजातीय लोग देश के विभिन्न भागों में अलग थलग परिस्थितियों में निवास कर रहे थे। उनकी आजीविका खाद्य संग्रहण, शिकार, वन उपज, झूम कृषि पर आधारित थी। उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाने, उनके सांस्कृतिक अधिकारों का सम्मान करना, उनके प्रशासन विकास योजना के लिए प्रशिक्षित लोगों का दल गठित करना आदि कार्य किए गए। अनुच्छेद 46 में जनजातीय उत्थान हेतु सरकारी नीति का कार्यान्वयन करने का प्रयास किया गया। 5वीं और 6ठी अनुसूची में अनुसूचित जनजाति के प्रशासन संबंधी प्रावधान किए गए। उपरोक्त सभी प्रावधानों के बावजूद जनजातीय क्षेत्रों एवं लोगों के कल्याण की प्रगति काफ़ी निराशाजनक बनी रही। राज्यों का पुनर्गठन, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। भारत में विभिन्न भाषाओं का अस्तित्व रहा है। 1920 के दशक में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस ने यह आश्वासन दिया था कि कांग्रेस के बाद प्रत्येक विशिष्ट भाषाई बाहुल्य क्षेत्र की अपनी अलग भाषा होगी, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विभाजन के कारण ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि परिस्थितियां बदल गई, देश का विभाजन हो गया। कांग्रेस के नेताओं के भाषाई समूह के अलग प्रांत न बनाने के कारण संपूर्ण देश में विभिन्न स्थानों पर भाषाई आधार पर राज्य गठन की मांग उठने लगी और असंतोष बढ़ने लगे। जून 1948 में एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग ने भाषाई पुनर्गठन के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई आधार पर न प्रशासनिक आधार पर राज्य पुनर्गठन करने का सुझाव दिया। जेबीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया समिति ने भाषाई आधार को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि भाषाई आधार पर राज्य जो है वो फिर उनकी कोई सीमा नहीं थी। बहुत सारे मांग करते हमारा भी अलग राज्य, हमारा भी अलग राज्य बना। हालांकि पोट्टी श्री लामलू की 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद 1953 में भाषाई आधार पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश बन गया। 56 दिन की भूख हड़ताल कर रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई और 1953 में आनन फानन में आंध्र प्रदेश को पहला भाषाई आधार पर राज्य गठित कर दिया। 1953 में ही फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। सिफारिश पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 लागू हुआ। 16 राज्य और 5 यूटी बनाए गए। जनसंख्या एवं अधिवास, प्रकार एवं प्रतिरूप।
एक ही प्रजाति के लोगों का समूह जो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में निवास करता है जनसंख्या कहलाता है। जनसांख्यिकी जो है वो मानव जनसंख्या का अध्ययन है। जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक भू आकृति है, आवागमन, सुलभ कृषि परिस्थितियाँ, नदियों के तराई क्षेत्र में जनसंख्या का संकेंद्रण। भू आकृतियाँ हैं, वहाँ पर लोग ज़्यादा रहेंगे, अच्छी परिस्थितियाँ वहाँ लोग ज़्यादा रहेंगे, जहाँ पे परिवहन सुविधाएं अच्छी हैं, जलापूर्ति अच्छी है, मृदा अच्छी है, आर्थिक कारक अच्छे हैं। और जहाँ ये सब परिस्थितियाँ प्रतिकूल हैं वहाँ जनसंख्या कम रहेगी। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी हैं। एक समूह के लोग हैं वह एक जगह जाएंगे और जहाँ पर असंतोष है, हिंसा है, तनावपूर्ण स्थितियाँ, वहाँ लोग नहीं रहेंगे। भारत में जनसंख्या घनत्व 2011 में जनगणना के हिसाब से 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर था और 1951 हो गया 2011 में, 1951 में 117 था। तो करीब 3 गुना होगा, 3 गुने से भी ज़्यादा हो गया 2011 में। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति हैं और सबसे अधिक दिल्ली में 11,297 है। अब भारत का औसत 382 है। उत्तरी राज्यों यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल में अधिक, दक्षिण राज्यों केरल, तमिलनाडु में कम है जनसंख्या घनत्व। भारत में जनसंख्या वृद्धि दर है। भारत में जनसंख्या की दशकीय और वार्षिक वृद्धि दर बहुत अधिक है और समय के साथ लगातार बढ़ रही है। 2011 में जनगणना 1.64% पर ईयर के हिसाब से बढ़ी है, मतलब 16.4% एक दशक में बढ़ी है। ग्रामीण नगरीय संरचना 2011 के हिसाब से 68.8% जनसंख्या गांव में निवास करती है। कुल शहरी आबादी 31.6 है। कुल गांव 6,40,000 है। मानव बस्ती, अभी ये सिलेबस का टॉपिक है। मानव बस्ती, मानव अधिवास, ह्यूमन सेटलमेंट। एक मानव बस्ती को कमोबेश स्थायी रूप से बसे हुए स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है। एक मानव बस्ती को कमोबेश स्थायी रूप से बसे हुए स्थान के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें लोगों के घर, सड़कें, अस्थायी शिविर आदि शामिल होते हैं। भवनों का बड़ा समूह शहर कहलाता है। बस्तियों के प्रकार ग्रामीण और नगरीय। विरल रूप से स्थित छोटी बस्तियों को गांव कहा जाता है, जिनके निवासी कृषि या अन्य प्राथमिक गतिविधियों में विशेषज्ञता रखते हैं। ठीक है, जहाँ पर कृषि या प्राथमिक गतिविधियाँ हो रही हैं, छोटी बस्तियाँ हैं, वो क्या हैं? ग्रामीण बस्तियाँ हैं, गांव कहा जाता है। दूसरी ओर संख्या में कम लेकिन बड़ी बस्तियाँ जिनके निवासियों में माध्यमिक एवं तृतीयक गतिविधियाँ पाई जाती हैं, शहरी बस्तियाँ कहलाती हैं। ग्रामीण और शहरी बस्तियों के बीच अंतर। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में मुख्य अंतर जो है व्यवसाय का होता है। ग्रामीण कृषि जैसी प्राथमिक गतिविधियाँ, शहरी माध्यमिक और तृतीयक गतिविधियाँ जैसे विनिर्माण, उद्योग और सेवा क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों के अपेक्षा जनसंख्या घनत्व कम होता है। गाँव में कम होगा, शहरी क्षेत्रों में अधिक होता है। शहरी क्षेत्रों में उन्नत नागरिक सुविधाएं होती हैं, शिक्षा, परिवहन, व्यापार आदि सुविधाएं, समग्र रूप से बेहतर जीवन स्तर। ग्रामीण क्षेत्रों में इनका अभाव होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदूषण, यातायात की समस्या नहीं होती है। ग्रामीण समाज में व्यवसाय गतिशीलता की गुंजाइश कम होती है। व्यवसाय के लिए जो अनुकूल परिस्थितियाँ हैं वो शहरों में ही मिल पाती हैं। ग्रामीण लोग कम गतिशील होते हैं, इसलिए उनके सामाजिक संबंध घनिष्ठ होते हैं। शहरी जीवन में तीव्रता विद्यमान है, इनके सामाजिक संबंध औपचारिक मात्र होते हैं। ग्रामीण बस्ती की प्रतिरूप। बस्तियों के रूपों या आकृतियों के आधार पर ग्रामीण बस्तियों को वर्गीकृत किया जाता है, जैसे रैखिक है, आयताकार है, वृत्ताकार है, तारे के आकार का, टी आकार, बाई आकार, सघन, विस्तृत, नियोजित। तो इनको हम एक एक करके देखते हैं। पहला है रैखिक। रैखिक मतलब एक लाइन के अकॉर्डिंग। इस प्रकार की बस्तियों में मकान सड़कों, रेल लाइनों, नदियों, नहरों, घाटी के किनारे तथा तटबंधों पर बने होते हैं। बीच में एक रैखिक लाइन में एक कुछ मकान, रेल लाइन या फिर नदी जा रही है, नहर जा रही है, घाटी है कोई, तो वहाँ पे उनकी दोनों ओर बन जाते हैं, उसे रैखिक प्रतिरूप कहते हैं। आयताकार है। आयताकार बनेगा जहाँ पे समतल भूमि है।
ग्रामीण बस्तियों का यह प्रतिरूप समतल क्षेत्रों तथा चौड़ी अंतरा पर्वतीय घाटियों में पाया जाता है। इससे सड़कें आयताकार होती हैं। यहाँ पे सघन बस्ती पाई जाती हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। वृत्ताकार प्रतिरूप है। इस प्रकार के गांव झीलों या तालाबों आदि क्षेत्रों पर चारों ओर बस्ती बस जाने से विकसित होते हैं। वृत्ताकार प्रतिरूप है। झील या तालाब आदि हैं। कभी कभी गांव को इस योजना से बसाया कभी कभी ग्राम को इस योजना से बसाया जाता है कि मध्य भाग खुला रहे, जिसमें पशुओं को रखा जाए, जिससे वे जंगली जानवरों से सुरक्षित रहें। तारे के आकार का है, तो जहाँ कई मार्ग मिलते हैं, मार्गों के सहारे मकान बन जाते हैं। तारे के आकार का, टी आकार का है। एक मुख्य सड़क जा रही है, उसमें एक दूसरी सड़क आके मिलती है और सड़कों के किनारे बन जाते हैं मकान। उसको एक समकोण पर काटती आकर मिल जाती है, तो उसके किनारे जो बस्ती बनती है उसको टी आकार का प्रतिरूप कहते हैं। बाई आकार का है, तो सड़कें चलती जाती हैं, एक जगह मिल जाती हैं। ग्रामीण बस्तियों का वर्गीकरण। संहत बस्तियाँ मतलब सघन बस्तियाँ। सघन ग्रामीण बस्ती पास पास बने घरों का सघन क्षेत्र होता है। इसमें निवास क्षेत्र आसपास के खेतों, खलिहानों और चारागाहों से अलग होता है। आयताकार रैखिक बस्ती प्रतिरूप में आसपास बने घरों का सघन क्षेत्र होता है। अर्धसंहत बस्तियाँ कई बार एक सघन बस्ती वाले गांव के नियोजन या विखंडन से अर्धसंहत बस्तियाँ बनती हैं। जब गांव का एक मुख्य वर्ग या तो गांव से बाहर बसने का विकल्प चुनते हैं या बाध्य हो जाते हैं। पहले घनी थी, उसके बाद लोग चले गए, कम घनी हो गई। छोटी बस्तियाँ हैं। कभी कभी बस्तियाँ कई छोटी छोटी बस्तियों में भौतिक रूप में विखंडित हो जाते हैं, लेकिन इनका नाम समान होता है। इन इकाइयों को देश के विभिन्न भागों में पन्ना, बारा, पल्ली, नंगला आदि कहा जाता है। यूपी में नंगला ज़्यादा कहा जाता है। एक बड़े गांव का विभाजन अक्सर सामाजिक और जातीय कारकों से प्रेरित होता है। यूपी में ऐसे गांव मध्य व निचले गंगा मैदान में पाए जाते हैं। वैसे तो पूरी यूपी में ही पाए जाते हैं। प्रकीर्ण बस्तियाँ बिखरी हुई तथा अलग थलग बस्ती का प्रतियोगी जंगलों की कुछ झोपड़ियाँ हैं। चरागाह समूह हैं। उन्होंने क्या किया, अपने जहाँ चरागाह अच्छा मिला वहीं पर झोपड़ी बना ली, उसके बाद छोड़ के चले गए, फिर आगे बढ़ गए। तो बस्ती का अत्यधिक विस्तार, भूभाग की अत्यधिक खंडित प्रकृति, निवास योग्य क्षेत्रों की कमी, संसाधन कमी के कारण होता है। ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं। भारत में ग्रामीण बस्तियां बड़ी संख्या में मौजूद हैं और यहाँ बुनियादी संरचना खराब स्तर की है। पर्याप्त जलापूर्ति नहीं। पहाड़ी और शुष्क क्षेत्रों में पेयजल लाने के लिए लंबी दूरी के लिए तय करना पड़ता है। ये ग्रामीण बस्तियों की समस्या है। जल जनित समस्या है, जहाँ पीलिया ग्रामीण क्षेत्रों में आम बात है। शौचालय, कचरा प्रबंधन नहीं। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं। अच्छी सुविधा के लिए शहर आना पड़ता है। विद्युत आपूर्ति नहीं। स्मार्ट गांव भारत की राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा अपनाई गई एक जो स्मार्ट गांव है वो भारत की राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय सरकारों द्वारा अपनाई गई एक अवधारणा है जो समग्र ग्रामीण विकास पर केंद्रित एक पहल है। यह महात्मा गांधी के आदर्श ग्राम के दृष्टिकोण से प्रेरित है। इसके अंतर्गत गांवों में एक नई तकनीकों का प्रयोग करके गांवों को स्मार्ट गांव की संज्ञा दी जा रही है। उद्देश्य संचार प्रौद्योगिकी की स्थापना, ठोस अपशिष्ट कचरा प्रबंधन प्रणाली को विकसित करना, पुरानी चौपालों को ई चौपाल में बदलना, इंटरनेट कनेक्शन, जो विद्युत है उसका सही ढंग से और अधिक समय तक बिजली रहे, और बुनियादी सुविधाएं, पेयजल देना और शौचालय बनाना, शिक्षा के लिए स्कूलों की मरम्मत और नए स्कूल बनवाना, स्वास्थ्य सुविधाएं, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं बनवाना और गांव में सुविधाएं इस प्रकार उपलब्ध कराना कि उनकी शहर पर अनिवार्यता समाप्त हो जाए। तो ये हमने सोसाइटी का थर्ड लेक्चर देखा। आगे का चौथी लेक्चर में कंप्लीट करते हैं।